आप दिस साइड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजियोलॉजी के सेकंड इंटरनल के क्वेश्चंस। फर्स्ट इंटरनल के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने कब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे टाइम पे पूछे गए थे और ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके टाइम पे भी आप इसको रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इसी में से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास जो फिजियोलॉजी का पेपर है अभी, सो दैट इज ये वाले, इसमें हमको 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ऊपर सेक्शन है फिजियोलॉजी, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सप्लेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो बताओ। डिस्क्राइब द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये बताना है और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व बताना है हमको। तो सबसे पहले देखते हैं। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है, डिजोल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारा ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे आरबीसीज में फाउंड होता है, विच इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल। उसका हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई एफिनिटी होता है, वो बाइंड करता है लंग्स में। लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत अच्छा हाई रहता है। हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करके सकता है, और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली व्हाट, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दैट मीन्स एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, तो इसी को हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है वाया सर्कुलेटरी सिस्टम टू द बॉडी टिश्यूज। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से टू द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है टू बी यूज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट हैपेंस कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक बार ऑक्सीजन उसके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन सब जगह, जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा टू यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन यूज हो जाएगा बॉडी सेल से, ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। एक बार सेल्स टिश्यूज वगैरह हैं उन्होंने यूज़ कर लिया ऑक्सीजन, उन्होंने यूज़ कर लिया, दैट मीन्स अब वहाँ यूज़ हो गया तो ऑक्सीजन का हमारा कम खत्म हो गया, तो हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो गया, मतलब उसकी कमी हो गई ऑक्सीजन की, और हीमोग्लोबिन उसको छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये बताता है कि हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और रिलीज करता है, हाँ, कि कैसे हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये बताता है कि कैसे हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड किया और कैसे उसको कब छोड़ दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इन रिलेशन टू द ऑक्सीजन प्रेशर, कि प्रेशर के साथ ऑक्सीजन का प्रेशर पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेशर पे कब उसने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ और कब उसने हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। हीमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अप्रॉक्सीमेटली 97% जो ऑक्सीजन हमारा जो जाता है तो कैरी होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होता है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, उसके बाद ही वो ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा मेथड है कि डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है डिजॉल्व फॉर्म में भी, जिसके जो लेस देन 2% से भी कम होता है ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है डिजॉल्व फॉर्म में, और जो 2% से भी कम है एंड ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बट वो जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे लो ऑक्सीजन प्रेशर। हाई ऑक्सीजन प्रेशर में तो वही होगा, लेकिन आप कभी सपोज ऑक्सीजन प्रेशर कम है तो उस केस में हमारा डिजॉल्व फॉर्म आता है। लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या फिर हाई एल्टीट्यूड, आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ी वगैरह पे चले जाओ या जहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ पे डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द डिजॉल्व, जो प्लाज्मा में डिजॉल्व है एंड बी ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज, और इस मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द केस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। लाइक आपका कभी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, लो ऑक्सीजन है, या आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए जो हीमोग्लोबिन कम है बॉडी में, तो इस केस में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इन द एक्शन दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बफर की तरह एक्ट करता है कि वो एक एडिक्वेट ऑक्सीजन प्रेशर मेंटेन करते हैं इन द बॉडी में। अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3% डिजॉल्व फॉर्म में 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इंपॉर्टेंट टू नोट कि बोथ हीमोग्लोबिन और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि हमारे इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन ही है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि डिजॉल्व फॉर्म में इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हीमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हीमोग्लोबिन चक्कर बहुत ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जबकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एक बिफर की तरह एक्ट करता है कि जो मेंटेन करता है हमारे एडिक्वेट ऑक्सीजन प्रेशर इन द बॉडी। अगर हम अंडरस्टैंड करें कि मैकेनिज्म ऑफ रोल फॉर्म्स जो है वो हमारे फिजियोलॉजी पैथोलॉजी समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखें तो हमने आपको देखना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कब मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कब उसको रिलीज करता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन प्रेशर, तो वही है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक कर्व है जो बताता है कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कितना परसेंट सेचुरेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। एक्सप्लेन करता है ये एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बताता है फॉर द हीमोग्लोबिन की कितनी एफिनिटी है, वो कितना बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। नॉर्मली ब्लड में हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन का अप टू 95%। नॉर्मली अगर आप ब्लड में देखोगे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 95% सैचुरेटेड होता है। और हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ ही डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन जो है एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन को कि वो बाइंड करेगा उसको, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रहना पसंद करेगा, उसको छोड़ देगा, हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को। तो नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व डिसोसिएशन कर्व एग्जाम में ड्रॉ करना है आपको। तो नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व एस शेप होता है, जो सिग्मोइड शेप आपको दिख रहा है, ये देखिए ऐसा एस शेप्ड जो है हमारा, इस शेप का होता है सिग्मोइड शेप्ड। लोअर पार्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। लोअर पार्ट डिसोसिएट कर रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अपर पार्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट कर रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पार्शियल प्रेशर है। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसका एसोसिएशन होगा, और अगर पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा तो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कि आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो उससे कंबाइन हो जाएगा, और जब पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन देखिए, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देखिए, कर्व आप इधर इधर राइट में शिफ्ट होंगे तो बेसिकली पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर से जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सेचुरेशन है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, लेफ्ट में आप जब जाएंगे तो इधर से नीचे ये भी वैल्यू भी कम हो जाएगी, मतलब सेचुरेशन जो ऑक्सीजन का है हीमोग्लोबिन के साथ वो भी कम हो रहा है। आई होप ये वाला आपको कर्व समझ में आया है। एक सिंपल आपको एक तरफ पार्शियल प्रेशर रखना है, कितना सेचुरेशन होता जा रहा है वो लिखना है, बहुत सिंपल कर्व है। आप इसमें 3 लाइन्स में समझा रखा है, आप चाहें तो इसको अपने वे में, इसको आप एक वन वे में भी आप राइट, अब आप इसमें एरो लगा के ये भी सकते हैं, कर्व शिफ्ट टू राइट इन केस ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑक्सीजन एसोसिएशन, एंड शिफ्ट टू लेफ्ट इन केस ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन। एंड ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको कि नेम करो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है, डिस्क्राइब द सीक्रेशन रेगुलेशन फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी हमको पता है बहुत सेवरल हार्मोन्स बनाती है। उसके बाद हमें ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में बोला है कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन रेगुलेशन कैसे सीक्रेट होता है, रेगुलेट होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है ग्रोथ हार्मोन के। तो हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। सो हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करती है मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो रेगुलेट करती है और भी एंडोक्राइन ग्लैंड को। 6 हार्मोन्स निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन निकलता है या फिर सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, STH। ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बनता है, LH बनता है। ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, LH और FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो इंटरस्टिशियल LH को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ICSH। ऑल्सो प्रोलैक्टिन बनता है ऑल्सो। तो रिसेंटली ये जो हार्मोन बीटा लिपोट्रोपिन जो है वो भी सीक्रेटेड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। हम मोस्टली हमको एग्जाम्स में क्या लिखना होता है, हमको 6 हार्मोन्स याद रखने होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। आपको ये हार्मोन्स रखना है। पर फॉर योर नॉलेज देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑल्सो कि हार्मोन बीटा लाइपोट्रोपिन जो है वो भी फाउंड होता है सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर आप ये नहीं लिखे पॉइंट को तो भी एग्जाम में दैट्स ऑल कंप्लीटली ऑल राइट। और से अगर हम डिटेल्स में देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो बनते हैं ट्रॉफिक हार्मोन, 5 ट्रॉफिक हार्मोन बनते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से जो स्टिमुलेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को। ग्रोथ हार्मोन भी स्टिमुलेट करता है सीक्रेटरी एक्टिविटी लिवर के और अदर टिश्यूज भी। ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है तो सीक्रेटरी एक्टिविटी लिवर अदर टिश्यूज की बढ़ा देता है वो, इसीलिए 5 हार्मोन्स को हम ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क सीक्रेशन से कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए प्रोलैक्टिन का जो रोल है वो कंसर्न विद द मिल्क सीक्रेशन। आप देख सकते हैं टोटल 6 हार्मोन है, जिसमें से ऊपर के जो 5 हैं ये सब तो हमारे ट्रॉफिक हार्मोन है, और जो प्रोलैक्टिन है वो कंसर्न विद द मिल्क सीक्रेशन।
सो फिर आते गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन सा है, तो एफएस और एलएच, इनको दोनों को मिलाकर हमने बोला था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। एंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बिकॉज इनका जो एक्शन है ऑन द गोनेड्स पे एक्शन होता है, इस वजह से। अब हमको क्या देखना है, डिटेल देखनी कि ग्रोथ हार्मोन हमारे कैसे एक्ट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का बारे में देखना, ग्रोथ से सीक्रेट होता है, क्या होता है उसका। तो ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में जो जितने भी हार्मोन है ना, एक आपको ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में भी जब है तो इनको पढ़ के जाइएगा, ये ग्रोथ हार्मोन और TSH, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। सो अभी हमको पूछा है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में। सीक्रेशन कैसे होता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटेड होता है बाय द सोमेटोट्रॉफ्स, जो स्पेशलाइज सेल्स है विद इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, सोमेटोट्रॉफ्स बनाता है, जो स्पेशलाइज सेल्स है विद इन द एंटीरियर पिट्यूटरी सेल। ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन रेगुलेट होता है बाय द टू प्राइमरी हार्मोन्स। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमेटोस्टेटिन, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सके, जबकि सोमेटोस्टेटिन इनिबिट करता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो सके, वो इनिबिशन का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द फैक्टर जैसे स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, स्लीप। आपकी जो स्ट्रेस है, अगर आपको स्ट्रेस है, आपकी स्लीप है, आपकी कितनी स्लीप ड्यूरेशन है आपकी, आपका न्यूट्रिशन, आपको क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है आपका ग्रोथ हार्मोन का किस तरह से बेसिकली इन्फ्लुएंस होगा, कब ग्रोथ हार्मोन बनेगा, कब नहीं बनेगा, उसके वो ये सब फैक्टर जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को। और ऑल्सो जो हार्मोन्स हैं अलॉन्ग विद दिस, जो मतलब ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी वजह से हमारा डिपेंड करता है कि कब हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का एक्ट करेगा, कब हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एक्ट करेगा, दैट इज सोमेटोट्रोपिन एक्ट करेगा, लाइक दैट। ये हमने देखा सीक्रेशन कैसे सीक्रेट होता है इनका ग्रोथ हार्मोन। तो रेगुलेशन देख लेते हैं कैसे रेगुलेट होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज है कि वो कब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, वो रेगुलेट होगा दो मेन हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है, जो ट्रिगर करता है ग्रोथ हार्मोन को। हाइपोथैलेमस है, अब हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी कनेक्ट होती है ना, तो हाइपोथैलेमस हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, वो स्टिमुलेट करेगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सके अब कि पिट्यूटरी से। और अगर सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस होगा तो सोमेटोस्टेटिन ये करेगा कि ग्रोथ हार्मोन अब जरूरत नहीं है, अब ग्रोथ हार्मोन इनिबिट करो, अब ग्रोथ हार्मोन नहीं बनना चाहिए ऐसा। तो ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, जो इनिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एडिशनली ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज है वो ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड अदर फैक्टर्स इन द ब्लड। ग्रोथ हार्मोन्स ऑल्सो रेगुलेटेड, किससे रेगुलेट होता है, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, और भी अलग अलग फैक्टर्स हो गए ब्लड में, इन सबसे रेगुलेट होता है। फंक्शंस देखें, सीइंग द फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में। ग्रोथ हार्मोन का काम ही यही है कि बॉडी में अलग अलग टिश्यूज ऑर्गन सबकी ग्रोथ कराना, मेटाबॉलिज्म है। उसका मेन फंक्शन क्या है, इज टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन्स। ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड द मसल, बट वो ऑल्सो अफेक्ट करता है अदर बॉडी टिश्यूज सच इज लिवर एंड किडनीज। ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट करता है अदर बॉडी टिश्यूज, ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो अफेक्ट अदर बॉडी टिश्यूज जैसे लिवर हो गई, किडनी हो गई। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड जैसे सिंथेसाइज ऑफ द, और ग्रोथ हार्मोन से बेसिकली अपटेक मतलब अमीनो एसिड्स का अपटेक बढ़ जाता है, जिससे हम प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और जो जिससे मसल का मास बढ़ता है, जो अल्टीमेटली मसल की ग्रोथ हो रही है। तो ऑल्सो प्रमोट द मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज एंड यूटिलाइजेशन एनर्जी सोर्स। लाइक आपको कभी एनर्जी की जरूरत है तो आपका लाइक फैट जो है, जो आपकी एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर है, उसका वहाँ से मोबाइल होके आपको एनर्जी के फॉर्म में काम में आता है। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टिमुलेटिंग द लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोज बनाए, और बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स की सेंसिटिव बनाता है कि इंसुलिन की तरफ वो सेंसिटिव हो जाती है सेल्स। इससे क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है एंड इंक्रीज इन द ग्लूकोज अपटेक, और ब्लड लेवल कम हो गई क्योंकि अब जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, और मतलब ग्लूकोज का लेवल कम करना है हमको फैक्टर्स के थ्रू। तो ग्लूकोज बाय द मसल एंड फैट सेल्स। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है अदर हार्मोन को, जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हो गया, जो प्रोड्यूस होता है बाय द लिवर प्रोड्यूस करता है उसको, और अदर टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन एंड रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो दैट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ हार्मोन। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। Seeing the next question we have is to define the blood pressure. ब्लड प्रेशर बताइए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और उसकी नॉर्मल वैल्यू दीजिए कि डिफाइन ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, और शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। सो सीइंग द ब्लड प्रेशर, सो
दिस वन इज द ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर में ब्लड में जो ब्लड का जो आपका प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स जो ब्लड एग्जर्ट कर रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे ब्लड में जो अलग अलग आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरीज आपकी जितनी भी, तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उन पे जो ब्लड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ना, लाइक आप इमेजिन कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लड जो है उन वॉल्स पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो वही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर. तो किससे मेजर करते हैं हम ब्लड प्रेशर को, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. ब्लड प्रेशर जो है हम mmHg में मेजर करते हैं, जब ब्लड प्रेशर बीपी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, दैट इज, तो इट रिकॉर्डेड बाय दैट एज 2 नंबर सच एज एज 120/80. नॉर्मल जो कितना होता है हमारा, नॉर्मल 2 वैल्यूज होती है इसकी, 120/80 mmHg. ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा, 120/80 होता है mmHg. फर्स्ट नंबर जो होता है सिस्टोलिक, आपको पूछा आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक कितना है, तो सिस्टोलिक हमारा 120 है, और जो डायस्टोलिक है, और डायस्टोलिक हमारा 80 है. तो 120 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर इन द वेसल्स में कितना प्रेशर है जब हार्ट बीट कर रहा है एंड पंप्स आउट द ब्लड, जब हार्ट बीट करता है और ब्लड पंप आउट करता है. सेकंड नंबर जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर इन द वेसल्स जब हार्ट रेस्ट पे है बिटवीन द बीट्स. मान लो अब बीट हुई, लाइक एक बीट, हार्ट हमारा बोलता है ना, हमारे नॉर्मली बीट्स हमारे 72 टाइम्स बीट करता है, तो एक बीट हुई, फिर 2 बीट हुई, फिर 3 बीट हुई, लाइक 1 और 2 बीट, एक से दूसरी बीट के बीच का जो इंटरवल होता है ना, जब हार्ट रेस्ट करता है, थोड़ा रिलैक्स करता है, तो वही जो है वही हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है. तो डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना होता है 80 mmHg. और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, आपको पता है 120/80 आपको वैल्यूज याद है. अब सिस्टोलिक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑफकोर्स प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो दैट इज़ 120. अब आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं इसमें कि 80 वाला सिस्टोलिक था या 120 वाला सिस्टोलिक, तो 120 ज़्यादा है ना हमारा, उससे ज़्यादा प्रेशर कब होगा, जब सिस्टोल होगा, और 80 वाला कम है तो कम कब होगा, जब डायस्टोल होगा. सिंपल एज इट इज़. कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इसको. एंड द नॉर्मल रेंज फॉर द ब्लड प्रेशर इज जनरली कंसिडर्ड, क्योंकि बिकॉज ये वाला जो है दिस इनिशियली मैं खुद इस वाले पॉइंट में बहुत इनिशियली इन माई टाइम, तो मैं खुद कन्फ्यूज होती थी इसमें, लाइक 120/80 आई ऑलवेज यूज टू कन्फ्यूज लाइक विच वन इज द सिस्टोलिक एंड विच वन इज द डायस्टोलिक. सो आप ऐसे याद करके सिस्टोलिक आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्ली, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सिस्टोलिक कौन सा और डायस्टोलिक कौन सा है. सो नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की जनरली कंसिडर होती है 120 से 80, ये वाली होती है. हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो वेराई कर सकता है किस फैक्टर्स पे, कि आपके एज, सेक्स एंड ओवरऑल हेल्थ पे. शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अचीव्ड होता है थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, मान लो सपोज आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, उस केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है. हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी. हार्ट रेट बढ़ी मतलब ब्लड तेजी से फ्लो करने लग गया उसमें, हार्ट रेट बढ़ी तो इसकी वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए. एक बार ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर वापस आ जाएगा. ब्लड प्रेशर कम हुआ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू. ऑल्सो दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है, तो एक तो हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देख लिया. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर का भी कम है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हार्ट बीट बढ़ेगी. हार्ट बीट से आपका वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसके थ्रू. दूसरा है कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. तो ये सिस्टम एक्टिवेटेड होता है जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है. सपोज आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है, अब क्या होगा इसमें, पहले क्या इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ, अब क्या होगा ब्लड प्रेशर कम हुआ, इससे फैक्टर वही है, ब्लड प्रेशर कम हुआ ना, ब्लड प्रेशर कम हुआ. और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम जो है RSS रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो ब्लड जो है ब्लड ड्रॉप हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, रेनिन एंजाइम जो है वो रिलीज बाय द किडनी क्या करेगी, रेनिन एंजाइम बनाएगी. किडनी से रेनिन एंजाइम आया जो ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन. रेनिन आया, अब रेनिन स्टिमुलेट करेगा कि चलो एंजियोटेंसिन बने. अब एंजियोटेंसिन फिर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं, जो कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हमारे हार्मोन होते हैं एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा. ठीक है, मैं आपको वापस बता देती हूँ क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड
ब्लड प्रेशर कम होने से हमारा रेनिन एंजाइम किडनी का स्टिमुलेशन किया तो किडनी ने रेनिन बनाया। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन बनाएगा, एंजियोटेंसिन फर्दर क्या करेगा कि रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरोन को। वो स्टिमुलेशन का काम करेगा एंजियोटेंसिन कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से चलो एल्डोस्टेरोन बनाओ, एल्डोस्टेरोन बनेगा। एल्डोस्टेरोन फर्दर क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम और वाटर बाय द किडनीज का जो ट्यूब्यूल्स होता है ना, पीसीटी हमारा लूप ऑफ हेनले और पीसीटी, तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा। एक बार वो ठीक है, एक बार उसने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ा देगा और अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ा देगा। तो दैट हाउ द रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क्स। ओवरऑल ये जो मैकेनिज्म है क्विकली टू रिस्टोर द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल लेवल और इंश्योर करते हैं कि एडिक्वेट ब्लड फ्लो जाए कि वाइटल ऑर्गन्स हो। हाउएवर इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज होता है। ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक आएगा ना आपको डेफिनेटली, तो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कि कम भी नहीं हो जाए वो और ज़्यादा भी नहीं हो जाए। इसलिए तो ओवर द टाइम और लाइफ स्टाइल वेन एवर दिस नीडेड द मेडिकेशन। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट शॉर्ट नोट्स, वी हैव आस्क्ड एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट इन दिस पेपर वी आर डिस्कसिंग सारे क्वेश्चन ABCD ऑल पार्ट्स में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो सीइंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, तो उसमें से हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं। ओरल को जब आप खा के बर्थ कंट्रोल वाली चीज़ होती है तो, और ऑल्सो नोन एज द बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये टाइप की मेडिकेशन है, टाइप ऑफ मेडिकेशन जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। बेसिकली ओव्यूलेशन का मैकेनिज्म क्या है कि ओव्यूलेशन नहीं होने देते। आपका जो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देंगे। द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम एन ओवरी, द रिलीज फ्रॉम एन एग फ्रॉम द ओवरीज, एंड ऑल्सो क्या करते हैं कि वो थिकनिंग कर देंगे सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल में आपका जो म्यूकस बनता है तो सर्वाइकल म्यूकस को थिकन कर देंगे। इसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो जाएगा स्पर्म के लिए कि टू रीच द एग, कि वो एग को कि रीच कर सके, टू रीच द एग्स। ओरल contraceptives are available in various formulations like and treatments and are typically taken daily, like आपको डेली कंज्यूम करना होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मोस्ट कॉमन टाइप की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, जैसे कॉम्बिनेशन पिल्स होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन पिल्स हो गए जिसके अंदर ईस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। कॉम्बिनेशन पिल्स आर मोस्ट इफेक्टिव होती है प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हो तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो कॉम्बिनेशन पिल्स होती है, कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है जिसमें, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बट उनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं हमको, बट मे हैव मोर साइड इफेक्ट देन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। लाइक अगर आप केवल प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लोगे तो आपको इतने साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे जितना आप, लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स इफेक्टिव तो है, बट आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो हाईली इफेक्टिव होते हैं, अगर उनको करेक्टली अच्छे से यूज़ किया तो वो इफेक्टिव होता है काफ़ी। और दे एंड हैव एडेड अ बेनिफिट टू प्रोवाइडिंग ओरल अदर हेल्थ बेनिफिट, जैसे रिड्यूस कर देते हैं वो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, एंड मैनेजिंग सर्टेन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। हाउएवर अलॉन्ग विद एनी मेडिकेशन कुछ भी पोटेंशियल रिस्क और साइड इफेक्ट तो हमको देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंप्लीटली है, आपको उसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर आप दैट्स ऑल। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारी अनदर थिंग, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, structure of nephron. Oral contraceptive we have seen, now seeing the structure of nephron. So structure of नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट, आपको पता है जो किडनी है, जैसे हमारी बॉडी पूरी सेल्स की बनी है, तो अब किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, और किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। किडनी जो है वो नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड को फिल्टर करने में। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनती है, वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। और वेस्ट फिल्टर करना बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, और जो एक्सेस फ्लूइड है, जो हमारे काम का फ्लूइड नहीं है, उसको यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देना। तो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का डिवाइड कर सकते हैं 2 मेन पार्ट्स में, रीनल कॉर्पसल्स भी होता है, रीनल ट्यूब्यूल भी होता है। तो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द रीनल कॉर्पसल एंड द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल, तो हम रीनल कॉर्पसल देखते हैं। रीनल कॉर्पसल क्या होता है, इट इज द इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट है उसको हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं। रीनल कॉर्पसल में बोमन्स कैप्सूल आता है, ग्लोमेरुलस आता है। रीनल कॉर्पसल में क्या
क्या क्या आता है, रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, रीनल कॉर्पस इज इक्वल टू बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखता है। ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस का एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। सो वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस किसकी बनी होती है, फेनेस्टेड एंडोथेलियल सेल की, जिसमें थोड़े आपको पोर्स फेनेस्टेड बेसिकली आपको पोर्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर। ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स है उसमें आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। सो कंपोज ऑफ फेनेस्टेटेड एंडोथेलियल सेल जो अलाउ करते हैं कि मॉलिक्यूलर फेनेस्ट्रेशन का फंक्शन ही क्या है कि फेनेस्टेटेड क्यों होता है, इसकी वजह से वो अलाउ करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कि वो पास कर सकें और फिल्ट्रेट इनटू द और फिल्टर इट इनटू द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल्स के साथ फिल्टर में काम कर सकें। और एक पार्ट आपने देख लिया कि रीनल कॉर्पस्कल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल वी हैव सीन एंड देन देयर वाज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में लॉन्ग ट्यूब होती है जो करती है, जो फॉलो करती है बोमेंस कैप्सूल को। बोमेंस कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल से अटैच हमारी रीनल ट्यूब्यूल है। अब किडनी का पूरा नेफ्रॉन का जब डायग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि लाइक रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है। जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल से हमारी अटैच हुई होती है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है जो फॉलो करती है बोमेंस कैप्सूल को। किसकी बनी होती है, वो सेवरल सेगमेंट्स में डिवाइड होती है रीनल ट्यूब्यूल। और हर सेगमेंट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है यूरिन में। जैसे स्पेसिफिक सेगमेंट कौन से होते हैं, सबसे पहले आप रीनल ट्यूब्यूल में आप देखेंगे तो पीसीटी आता है, पीसीटी, लूप ऑफ फैले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, आप सब ऑलरेडी हमारे जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। हम देख रहे हैं आपको 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 इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रिमेंबर रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको लाइक एक बार वंस यू गो थ्रू विद मी, आप मेरे साथ इसको रिवाइज देखेंगे आपको तुरंत इंस्टेंटली याद भी हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक एनाटमी में तो आपको आई नो एनाटमी में तो आपको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, बट डेट्स आप ऑलरेडी पढ़ते आए तो आपको कोई स्पेसिफिकली आपको सब समझ में आ रहा होगा आई थिंक। फिर भी आपको डाउट से आप टू बी आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। एंड ये सेगमेंट जो है बेसिकली अब हम देख रहे थे पीसीटी। पीसीटी क्या होता है, पीसीटी का मेन काम क्या होता है, रिजॉर्ब करता है ग्लूकोज को, रीअब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को और आयंस को। फिर आते हैं लूप ऑफ मेले, जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ना, लूप ऑफ मेले, फिर पहले थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ मेले आता है, फिर थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ मेले, फिर थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ मेले, फिर वापस थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग में और असेंडिंग में, ऐसे चलता है। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो लूप ऑफ मेले यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है बाय रीअब्जॉर्बिंग वाटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में बेसिकली अगर आपको पूछे कौन सा नेफ्रॉन में कौन सा किडनी या नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट है जो आपके कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंसर्न्ड विद द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेशन विद यूरिन और रीअब्जॉर्प्शन से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये सब इनका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। डीसीटी क्या काम करता है, फिर उसके बाद पीसीटी लूप ऑफ मेलने चलते हैं, लूप ऑफ मेलने के बाद हमारे पास आता है डीसीटी। डीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है आयन जैसे सोडियम और पोटेशियम। पीसीटी ने क्या किया था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह एब्जॉर्ब किए थे, और डीसीटी ने क्या किया, सोडियम, पोटेशियम इस टाइप के आयन से उनको रीअब्जॉर्ब किया। दोनों ही पीसीटी और डीसीटी एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। पीसीटी ने क्या किया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन किया, और डीसीटी ने हमारे पोटेशियम, सोडियम इन सब का रीअब्जॉर्प्शन किया। फिर आती है डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, कलेक्ट करती है यूरिन एंड एडजस्ट द कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन को कलेक्ट कर लेगी, कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिन कलेक्ट हो जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन एडजस्ट करती है, लाइक उसको कितना बॉडी, अब बॉडी की नीड क्या है, लाइक बॉडी को मान लो सपोज बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वो रिलीज कर देगी उसका रीअब्जॉर्ब, मतलब रीअब्जॉर्ब जिसने किया था थोड़ा रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगी ताकि बॉडी के डिहाइड्रेशन के वो है एक बैलेंस हो सके। अगर बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर है तो वो रीअब्जॉर्प्शन पे फोकस करके थोड़ा कंसंट्रेट कराएगी उसको। कलेक्टिंग डक्ट जो एक बोलते हैं ना लास्ट में एक फिनिशिंग टच देता है कोई, तो लाइक समथिंग लाइक दैट कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कलेक्ट करती है यूरिन को और एडजस्ट करती है उसकी कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। ये हमारा डायग्राम है, हमको ये डायग्राम बनाना है। एग्जाम में आप पूछे तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपको ये डायग्राम बनाना है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो ये वाली जो आपको येलो वाला पूरा जितना भी दिख रहा है ये हमारा किस में आएगा, ये रीनल ट्यूब्यूल में आएगा, और ये जो रेड वाला पूरा पोर्शन है ये हमारा रीनल कॉर्पस्कल में आएगा। तो आप होप यू गेट इट। ये वाला इसमें पर येलो वाला आप ये वाला लाइन छोड़ सकते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से ये जो जितना भी येलो नीचे का और भी है ना ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल में आएगा, और ये बोमेंस कैप्सूल और ये पूरा जो है ये रीनल कॉर्पस्कल में आएगा। तो बोमेंस कैप्सूल ये वाला स्ट्रक्चर है। बोमेन कैप्सूल के अंदर हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिख रही है आपको, ये दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसको हमको ग्लोमुलर्स बोलते हैं जो हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो ग्लोमुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में क्या है, इधर आपको एफेरेंट आर्टरीओल है जो इसके अंदर आर्टरीज आ रही है, और इफेरेंट आर्टरीओल है जो यहाँ से आर्टरीज निकल के बाहर जा रही है। फिर ये ग्लोमुलर से इस पूरी आर्टरीओल का जो गुच्छा दिख रहा है आपको इसी को हम
ग्लोमेरुलस बोलता है, ये बोमेंस कैप्सूल है। देन देयर कम्स द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले। यहाँ से आपका जो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट दिख रहा है ना आपको, ये लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो गया हमारा। तो लूप ऑफ हेनले में भी आउटर, देखिए लूप ऑफ हेनले का ये लेफ्ट वाला पोर्शन जितना भी है ना, ये वाला और जो मैं मार्क कर रही हूँ तो ये वाला, तो ये पूरा लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग साइड है। अब डिसेंडिंग साइड में भी पहले थिक है, फिर नीचे वाला थिन डिसेंडिंग सेगमेंट है। एक साइड का हुआ। अब हमने डिसेंडिंग सेगमेंट देख लिया। अभी हम राइट साइड में अभी देखेंगे तो ये असेंडिंग चल रहा है, ऊपर चल रहा है ना, तो ये असेंडिंग सेगमेंट है। असेंडिंग सेगमेंट का भी ये वाला पहले थिन आएगा, नीचे से थिन, पहले हमारे पास थिन पड़ेगा और ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, ये थिक सेगमेंट आ जाएगा। तो ये लूप ऑफ हेनले के पार्ट्स हैं। तो थिन पहले थिक आएगा, फिर थिन आएगा, फिर वापस थिन आएगा, फिर थिक आएगा, ऐसा डायग्राम देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आपको आप इसको थ्योरी में बना के भी लिख सकते हैं कि पहले थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट, आपको स्पेसिफिक जब आप पार्ट्स लिखे मेंशन करें उनके। और उसके बाद हमारे पास आएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा जो हमारे रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम पोटेशियम वगैरह का। और जो पीसीटी था वो हमारे किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, पीसीटी हमारा बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का। और जो लूप ऑफ हेनले है वो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पे करता है कि आपका कितना कंसंट्रेटेड यूरिन है। और फिर आती है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट आती है। एंड देन देयर कम्स अ कलेक्टिंग डक्ट, जो हमने बोला था आपको एक तरह से फिनिशिंग टच का काम करने का काम करती है। तो ये वाला जो ऊपर का जितना भी पोर्शन है थिक डिसेंडिंग सेगमेंट तक, तो थिक डिसेंडिंग तक ये सब कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में होता है। और जो मेडुला वाले पोर्शन में हमको क्या देखने को मिलता है, मेडुला वाले पोर्शन में हमको लूप ऑफ हेनले और ये इनर मेडुला और ये सब देखने को मिलता है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू ब्लड ये वाला। और उसके अलावा हमारे पास आता है कि फंक्शंस ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, सीइंग द फंक्शंस ऑफ, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस हमने देखा ना, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर, ये ग्लोमेरुलर फिल्टर, ग्लोमेरुलर ट्रैक्ट ऑफ ग्लोमेरुलर अपैरेटस है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस का फंक्शंस क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है वो मॉनिटर करता है कि कंपोजिशन ऑफ द फिल्टर। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जैसे अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब आप किडनी ड्रॉ करें तो आप इतना ही बनाते हैं, लेकिन आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पूछना हो तो आपको इसका एक बुक में डिटेल डायग्राम गिवन है, तो आप उसको डिटेल डायग्राम बनाते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस का, जिसमें आपको यहाँ पे आउटर मेसेंजियल सेल्स दिखने पड़ती है। मतलब ये जो रेड वाला हमने जो पोर्शन दे रखा है, इसका भी डिटेल सेक्शन बनता है जब आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पूछा जाए। क्या फंक्शन होता है ब्लड जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस की, वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करके रखता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में कंपोजिशन देखें तो इसमें मॉनिटर करता है कि फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या है जो डीसीटी में जा रहा है, और वो सिग्नल सेंड करता है एफेरेंट एट्रियोल को कि रेगुलेट करो ब्लड फ्लो को, और प्रेशर को कि कितना ब्लड कितना कंस्ट्रक्ट करना है, कितना डायलेट करना है एफेरेंट एट्रियोल को। और वो क्या करता है, रेनिन का फॉर्मेशन करता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में ग्रेनुलर सेल्स होती है जो रेनिन्स बनाती है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में आपको एक ग्रेनुलर सेल्स देखने को मिलेंगे जब का रेनिन बनाएंगी। जब डिटेल अभी इस डायग्राम में आपको नहीं दिखेगा, अगर आपको जो आप इसका डिटेल डायग्राम देखेंगे तो डिटेल डायग्राम में आपको इसमें रेनिन ग्रेनुलर सेल देखने को मिलेंगी जो रेनिन बनाती हैं। जो एंजाइम है जो हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को करता है, जो हमने अभी देखा था ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में रास सिस्टम। एंड रेनिन इज रिलीज इन द रिस्पॉन्स टू सिग्नल सच एज लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम एंड हाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और ट्रिगर करता है रिलीज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे ब्लड इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह है, इनको रेगुलेट कर सकते हैं कि कब उनको रीअब्सॉर्ब करना है, कब बाय रीअब्सॉर्बिंग द आयंस एट पीसीटी और डीसीटी पे कब इनका रीअब्सॉर्प्शन होना चाहिए। तो ये बोलते हैं ना, एक उसका मास्टर इनको वो बता रहा है कि तुम गाइड कर रहा है, वही काम कर रहा है ये। एंड जीएफआर मेंटेन करता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि क्या करता है ये रेगुलेट करता है जीएफआर। ग्लोमेरुलर अपैरेटस का ग्लोमेरुलर अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या है, वो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन करके रखता है। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है वो मॉनिटर करता है कि कंपोजिशन क्या है फिल्ट्रेट का जो डिस्टल ट्यूब्यूल में जा रहा है, और उसी हिसाब से वो ब्लड फ्लो को एडजस्ट करता है कि ग्लोमेरुलस को, कि ताकि एक अप्रोप्रिएट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट एस्टेब्लिश हो सके। रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को, कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वाटर का बैलेंस में इंपॉर्टेंट बाय रीअब्सॉर्बिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूबुलस ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ऑल्सो वाटर बैलेंस में हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है कि एसिड बैलेंस का मेंटेन करके रखता है कि कितने हाइड्रोजन आयन जो है कितने पीसीटी में जाना चाहिए, रीअब्सॉर्ब होगा, सिक्रेशन होगा, दैट
एंड रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करके रखता है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो अपैरेटस जो है एक रोल प्ले करता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन में, लेवल बाय द रीअब्जॉर्बिंग ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करता है इन द पीसीटी। ये हमारा हो गया द रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। आप अलॉन्ग विद द फंक्शंस आप जब इसको एग्जाम में लिखें तो हियर आई डोंट हैव द डायग्राम हियर, क्यों आप इसका डायग्राम जो है बुक में डायग्राम गिवन है, और अगर आपको बुक का नहीं तो आप इंटरनेट के थ्रू आप अलग से सेपरेट डायग्राम भी देख सकते हैं, पर इसमें अगर आप ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर है। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस जैसे नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस का जो सेपरेट डायग्राम है जिसमें वहाँ पे आउटर मेसेंचियल सेल्स, इनर मेसेंचियल सेल्स, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा प्रॉपर्ली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो डायग्राम भी आपको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं फॉर बेटर मार्क्स। उसके अलावा हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी और उसकी सिग्निफिकेंस। वाइटल कैपेसिटी और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, हमने जो लंग्स में हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ते हैं डिफरेंट, तो वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग वॉल्यूम, रेसिडुअल कैपेसिटी अलग अलग पढ़ते हैं, तो उसमें वाइटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी जो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वाइटल कैपेसिटी उसमें ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन जनरली वाइटल कैपेसिटी से ही बनता है। तो वाइटल कैपेसिटी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर जो दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रीथ। आप एक डीप ब्रीथ लेते हो उसके बाद कितनी एयर जो है आप फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हो, लाइक आपने डीप ब्रीथ ली, गहरी सांस ली, उसके बाद आप कितनी एयर जो है वो एक्सेल कर सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रीथ। डेफिनेशन को एज इट इज लिखनी है, आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है बेसिकली, इट्स वेरी सिंपल, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रीथ। जब फोर्सफुली एक्सेल करते हैं डीप ब्रीथ लेने के बाद। किसके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द 4 कंपोनेंट्स। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी में हमारी टाइडल वॉल्यूम आती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द लंग फंक्शन एंड कैन ऑल बी यूज टू एक्सेस लंग हेल्थ। वाइटल कैपेसिटी हमारी गुड इंडिकेटर है लंग कैसे लंग फंक्शन कर रहा है और यूज टू एक्सेस कर सकते हैं लंग हेल्थ को। लो वाइटल कैपेसिटी कैन बी इंडिकेटर ऑफ लंग डिजीज। अगर आपकी वाइटल कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको कोई लंग डिजीज हो सकती है, जैसे COPD हो गया, अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया। तो लो वाइटल कैपेसिटी ये सब डिसऑर्डर सजेस्ट कर सकता है। आपके वाइटल कैपेसिटी किसी इंडिविजुअल की कम है, दैट मीन्स उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, COPD हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लाइक दैट। ये याद रखिएगा वाइटल कैपेसिटी। आप एग्जाम में लिखे हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस लाइन के बाद कि वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। सो दीज आर द कैपेसिटीज एंड आफ्टर दैट देयर कम्स अनदर दैट इज द लो वाइटल कैपेसिटी। तो हमारा इंडिकेटर होता है, इट कैन ऑल्सो भी इंडिकेटर ऑफ मसल वीकनेस। वाइटल कैपेसिटी कम है तो हमारी मसल वीकनेस को भी की तरह इंडिकेटर भी होता है, जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं या फिर चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी को उसमें अगर वाइटल कैपेसिटी कम हो जाए टाइम के साथ तो इंडिकेट करती है कि कोई लंग फंक्शन में डिक्लाइन हो रहा है। वाइटल कैपेसिटी कॉमनली यूज्ड होती है डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑफ द लंग्स में डिजीज और मॉनिटर कर सके हम प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, कितनी बढ़ रही है डिजीज, कितनी क्या है डिक्रीज, मतलब डिजीज को मॉनिटर करने के लिए एंड रेस्पॉन्स उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं हम उसको। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट कि लंग डिजीज पर मतलब वाइटल कैपेसिटी हम ये पता लगा सकते हैं कि लंग्स पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और क्या लंग डिजीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज। इट इज़ वैल्यूएबल टूल इन द असेसमेंट ऑफ द लंग फंक्शन। एथलीट्स में लाइक एथलीट्स की जो लाइक कैपेसिटी वगैरह आप देखते हो तो उसमें वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनको एथलीट्स के लिए लंग फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। एंड इन द असेसमेंट ऑफ द फिटनेस, कितनी फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स जो जॉब्स जिनको हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हो गए, उसमें वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस वी हैव डन फॉर टुडे। सो हमारे फर्स्ट इंटरनल का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले वीडियो में। इसके अलावा ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेकंड इंटरनल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल, उसके बाद मैं आपसे अलॉन्ग विथ फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल में आपसे PUC नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे PUC की भी डिस्कस करने वाली हूँ एंड द UC। अब मैं आपसे सारे फर्स्ट ईयर के जितने भी होते हैं फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल PUC UC सारे डिस्कस करूँगी। सो डोंट वरी। सो आई होप
होप दैट्स क्लियर टू यू। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट DM मी, ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है मेरे इंस्टाग्राम ID की। ऑल्सो अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप यू कैन कनेक्ट में देयर, आप मुझसे वहाँ डाउट भी पूछ सकते हैं, कनेक्ट भी हो सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।